साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था भिन्न देखी थी, दशमलव भिन्न देखी थी, साधारण भिन्न देखी थी। आज का हमारा ये जो वीडियो है, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती कौन कौन से एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, ये स्टेट और सेंटर की दोनों एग्जामों में इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, एसएससी की एग्जाम ले लो, बैंक ले लो, पीओ क्लर्क की ले लो। इसके अलावा यदि हम स्टेट की देखें तो पटवारी, वीटीओ, राजस्थान पुलिस, इन तमाम एग्जामों में आरएस परी, इन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हुई तो इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। साथियों, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम 2 या 3 लेक्चर में देखेंगे। अब बिना देरी गवाए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इस चैप्टर में पहले हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्ती की, बाद में हम बात करेंगे महत्तम समापवर्ती की। हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कैसे करते हैं, महत्तम समापवर्ती ज्ञात कैसे करते हैं, साधारण संख्याओं का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कैसे करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भिन्न की संख्या होगी उनकी हम लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, और इन पे आधारित कुछ क्वेश्चनों की भी हम बात करेंगे जो पहले प्रीवियस ईयर की एग्जामों में आए हुए हैं तथा आने की उनकी संभावना सबसे ज्यादा है। उन क्वेश्चनों की भी हम बात करेंगे। अब हम पहले लेके चलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। साथियों, लघुत्तम समापवर्ती को हम एलसीएम में भी लिखते हैं, एलसीएम में भी लिखते हैं, और कई जगह पे इसे लस्य, हिंदी में इसे लस्य के रूप में भी लिखा जाता है, लस्य के रूप में, और इसको एलसीएम ये एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं लघुत्तम समापवर्ती को। लास्ट कॉम्प्लेक्स मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कैसे किया जाता है। साथियों, लघुत्तम समापवर्ती हम 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। लघुत्तम समापवर्ती अर्थात लस्य, एलसीएम हम 2 विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, एक विधि तो रहेगी अभाज्य विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी रहेगी हमारी भाग विधि से, एलसीएम। साथियों, हम एलसीएम 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। पहले हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो संख्याएं दी होती है उनको हम अभाज्य रूप में टुकड़ों में तोड़ते हैं, और फिर उन टुकड़ों के जो फैक्टर के रूप में हमें इसे तोड़ना है, उस फैक्टर के अधिकतम से अधिक अर्थात मैक्सिमम फैक्टर को हम लेकर इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। हम एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखेंगे कि अभाज्य विधि से लस्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है। साथियों, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 40, 36 और 18, ये 3 संख्याएं हैं, इनका हम क्या ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो साथियों, पहले हम 40 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो साथियों, 40 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 है, 2 के रूप में हम 40 को लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40 है। अब हम बात करेंगे 36 को हम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे। साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब हम बात करते हैं 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। साथियों, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 18 को हम फैक्टर के रूप में
कैसे तोड़ते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 है, अर्थात 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 है। तो साथियों हमें लघुत्तम समापवर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए पहले हम जो संख्या दे रखी है उनको हम फैक्टर के रूप में बदलेंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी का मैक्सिमम फैक्टर लेंगे, अर्थात अधिक से अधिक अभाज्य गुणनखंड होंगे ना उन सभी को हम लेंगे। जैसे हम बात करते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 3, तो हम एक तो लेंगे 2 की पावर 3। अब हम बात करते हैं 2 के बाद में 3 की, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर कितनी लेंगे 2 लेंगे, इनटू अब 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ही लेंगे, अर्थात मैक्सिमम पावर को हम काउंट करने वाले साथियों। मैक्सिमम पावर है उसको हम इसमें ऐड करने वाले हैं और इसमें हमें लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम साथियों, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या में इन सभी संख्याओं का भाग जाता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या में इन सभी संख्याओं का क्या जाता है भाग जाता है। एलसीएम मतलब छोटी से छोटी संख्या जहां पे पूछी जाती है वहां हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम बात करते हैं अब आगे। अब 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2 को 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 अर्थात 9 इंटू 5 की पावर 1 अर्थात 5 है। 8 में 72, 72 इंटू 5, 72 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 और 35 तो 37 अर्थात 36, 660। साथियों जो दे रखे हैं हमारे पास 40, 36 और 18, 40, 36 और 18 का एलसीएम हमारे पास क्या होगा 360। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से 40, 36 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला है, वो हमारे पास आया है 360। हमने पहले क्या किया है उनको फैक्टर के रूप में तोड़ लिया है अर्थात अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया है तथा उन गुणनखंडों को पावर के रूप में लिख लिया है सभी को। जैसे 40 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, इसी प्रकार 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 18 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब हमें क्या करना है सबसे बड़ी पावर अर्थात मैक्सिमम पावर को काउंट करना है। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, इसी प्रकार 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और 1 की मैक्सिमम पावर 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो हम इन तमाम मैक्सिमम पावर को ऐड किया है अर्थात मल्टीपल किया है और अंत में हमने 360 जो इसका एलसीएम है। साथियों एक एग्जांपल लेके हम और बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से साथियों एलसीएम वह संख्या वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें उन सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग जाता हो, वो क्या कहलाती है लघुत्तम समापवर्ती अर्थात छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग जाता हो, वो क्या है लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम। अब साथियों हम एक एग्जांपल की और लेके बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 6, हमारे पास कुछ संख्या दे रखी है जैसे 6, 15 और 25 और 12 और हमें इसका पूछा क्या है एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करो। क्वेश्चन है हमारे पास संख्या है 6, 15, 25 और 12 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से बात करेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अर्थात 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इसी प्रकार 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 अर्थात 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 इंटू 5 बराबर 25 होता है। इसी प्रकार 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अर्थात 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें क्या करना है सबसे बड़ी पावर अर्थात अधिकतम जो पावरों की संख्या है उनको हमें काउंट करना है, उन्हें हमें लेना है। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कितनी है 2 है, तो 2 की पावर हम कितनी लेंगे
2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 सर्वाधिक है। अब 3 की पावर की बात करते हैं तो 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर है नहीं और यहाँ पर भी 1 है, तो 3 की पावर हम 1 लेंगे। अब 5 की पावर की बात करें तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 ही है, तो अधिकतम पावर कितनी है, 5 की पावर 2 है। तो साथियों इसी संख्या से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे अधिकतम पावरों से। 2 की पावर 2 अर्थात 4, 3 की पावर 1 इंटू 1 और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 12 इंटू 25 है, 12 इंटू 25 है। अब साथियों हम ये जो बड़ी दो संख्याएं होती है मल्टीपल में होती है, उनको हम एक लाइन में ही गुना करना भी सीखेंगे। साथियों जो दो अंकी जो संख्याएं होती है उनका हम एक लाइन में गुना करके भी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम वो भी सीखेंगे। वैसे तो इसको इजी है करना, मतलब इजी वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 का पढ़ा एक इजी वे में हमें आता है, लेकिन कुछ बड़ी भी ऐसी संख्याएं हैं जिसका हमें पढ़ा याद नहीं होता है, तो उसके लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। आगे के क्वेश्चनों में और भी एक दो एग्जाम्पल आएंगे तो उसके माध्यम से भी हम प्रैक्टिस और करेंगे, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं 2 अंकों की संख्याओं का मल्टीपल करना, वो भी एक लाइन में। 2 अंकों की संख्याओं का मल्टीपल एक लाइन में करना। तो साथियों इसमें हम क्या करेंगे, पहले इकाई का अर्थात पहले अंक को क्या करेंगे, पहले अंक से गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 का हमने 0 उतार लिया और पावर 1 आगे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस 5 इकाई के अंक को उसके आगे वाली संख्या से मल्टीपल करना है। साथ में इसका जो दाई का अंक है उस दाई के अंक को इसके इकाई के अंक से भी मल्टीपल करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, साथ में जो पावर है उसको भी साथ में ऐड करेंगे। तो इसको 5 को 1 से करने पर 5, 4, 2 को 4, 2 को 2 से करने पर 4, 5 और 4 9 और 1 10, 10 का हम वापस 0 लेंगे और पावर वापस 1 लगे। अब साथ ही 5 से तो दोनों संख्या मल्टीपल हो गई है, अब 2 से 2 ही हो गया, 2 से अब आगे वाली संख्या को मल्टीपल कर लेते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीपल करने पर 2 और प्लस 1 करेंगे तो 3, अर्थात इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। तो साथियों 6, 15, 25 और 12 का एलसीएम कितना है, 300, अर्थात 300 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं अर्थात 6, 15, 25 और 12 से भाग जाता है, पूर्णतः भाग जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या है। तो साथियों अब हमने देखा है अविभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। अब हम ज्ञात करेंगे विभाजन विधि से एलसीएम ज्ञात करके हम देखेंगे। साथियों विभाजन विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को एक साथ लेते हैं और उनका एक एक छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या अर्थात एक एक अविभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हुए आगे की ओर चलते हैं और हम इसका एक फैक्टर के रूप में हम निकालते हैं और उस फैक्टर को अंत में मल्टीपल करके इसका आंसर निकालते हैं। विभाजन विधि से या भाग विधि से, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना। साथियों अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, वो किससे, भाग विधि से। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 40, 26 और 18, ये एग्जांपल लिया था, ये हमने अविभाज्य गुणनखंड विधि से भी देखा था। अब हम इस एग्जांपल को भाग विधि से भी करके देखेंगे। तो साथियों भाग विधि से गुणनखंड करने के लिए हमें इस सभी संख्याओं को एक लाइन में लिखना है। बाद में हमें क्या करना है, एक एक अविभाज्य अर्थात छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या से पहले इसे क्या करना है, छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या से पहले हमें इसे क्या करना है, भाग देना है और गुणनखंड को नीचे लिखना है। जैसे छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है, तो 2 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। 36 में देंगे तो 13 में, और 18 में देंगे तो 9 बार। अब साथियों हमें जब तक इस छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या का भाग देना है, जब तक इन सभी संख्याओं से ये पूर्णतः नहीं करती है, अर्थात जब तक इन संख्याओं में भाग जाता है तब तक हमें 2 का भाग देना है। तो अभी 20 में 2 का भाग जा रहा है तो फिर हम 2 का भाग देंगे, तो 10 बार 13 में जाएगा नहीं तो 13 और 9 में नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा 9। अभी 10 में 2 का भाग जा रहा है तो हम फिर 2 का भाग देंगे, तो 10 में 2 का भाग देने पर 5 प्राप्त होंगे, 13 में नहीं जाएगा तो 13 और 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9 लिखेंगे। अब हम साथियों 2 से बड़ी 3 लेंगे, 3 में क्या इस किसी भी संख्या में भाग जा रहा है तो हम भाग देंगे, तो 3 का भाग 9 में जा रहा है तो हम इसमें किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। 5 में
5 में नहीं जा रहा है तो 5 को ऐसे लिखेंगे, 13 में भी नहीं जा रहा है तो 13 को ऐसा ऐसा लिखेंगे, और 9 में 3 का जा रहा है कितनी बार, 3 बार, तो 3 को हम नीचे 3 लिख लिया। अब फिर 3 का देंगे, क्योंकि इस संख्या में 3 का अभी भाग जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को ऐसा कैसा लिखते हैं, 13 को ऐसा कैसा, और 3 में 3 का एक बार जा रहा है। अब साथियों 3 से बड़ी 5 है, 5 का इस संख्या में भाग देंगे, इसमें एक बार जाएगा, इसमें 13 और इसमें यहाँ पे वापस एक। अब इसमें हम 13 का भाग देंगे तो 1 और 1 और 1, अर्थात सभी संख्याओं के हमने भाग सभी संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं का एक एक अभाज्य संख्याओं का भाग दिया है हमने, और लास्ट में हमने एक एक प्राप्त कर लिया है। अब साथियों इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो हमने जिसका भाग दिया है, जिन संख्याओं को, इन फैक्टर को हमें क्या करना है, गुणा करना है, अर्थात इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, अर्थात साथियों इन सभी संख्याओं का जिसका हमें भाग दिया था, इन सभी संख्याओं का गुणा लेना है हमें, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा भाग विधि से। तो साथियों इनका गुणा करेंगे तो 2 का 4, 4 का 8, 8 इंटू 2, 3 का 3 से 9 इंटू 5 और इंटू 13। अब हम इसे वापस करेंगे तो 8 5 40, 40 और 40 को 9 से करेंगे तो 360 इंटू 13। अब साथियों हमारे पास फिर से 2 अंक की संख्या आ गई, 3 अंक की संख्या है वैसे, लेकिन 0 का तो हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, तो हम एक बार 0 को तो हटा देंगे, 0 को वापस अर्थात गुणा करने के बाद उस संख्या के अंत में 0 लगा देंगे, तो हमारे पास 2 अंक की संख्या है, एक तो 36 और एक 13, अंत में हम एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब वापस पहले वाला जो तरीका हमने भाग विधि अर्थात 2 अंकों की संख्याओं का हमने गुणा करना देखा था, उसी विधि से हम एक बार इसको वापस करते हैं। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजी वे में हमें ये समझ आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को इकाई के अंक से अर्थात 6 को 3 से 8 बार, 6 को 3 से 18, 18 का 8 हो गया और पावर 1 लगी। अब 3 को अगले वाली अंक से अर्थात 3 ताड़ी 9, 9 और इसके साथ दूसरी अंक को पहले अंक से मल्टीपल करेंगे तो 6, 9 और 6 15, 15 रहेगी 16, 16 का 6 लेंगे और फिर पावर 1 लग गई। अब 3 का भाग तो दोनों संख्याओं में दे, 3 से गुणा तो दोनों संख्याओं को कर दिया है। अब 1 को करेंगे, 1 को 6 से कर दिया है, 1 को 3 से करेंगे तो 3 3 रहेगी 4। तो साथियों 4680, 4680 इस संख्या का क्या हमें प्राप्त हुआ है, हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है, जो हमने एक भाग विधि से एलसीएम प्राप्त किया है। साथियों ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो 40, 36 और 18 से पूर्णतः भाज्य है, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या है 4680 जो 40, 26 और 18 से पूर्णतः भाज्य है। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः भाज्य है। तो साथियों एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं हम, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करने का एक एग्जांपल और लेके हम देख लेते हैं। साथियों एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या में उन सभी संख्याओं का भाग पूर्णतः जाता है, वो क्या कहलाता है, उस संख्या का एलसीएम कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 15, 25, 9 और एक ले लेते हैं 4। इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम वो भी किस विधि से, भाग विधि से। तो इसमें सभी संख्याओं को हम एक लाइन में लिखेंगे, बाद में पहले सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 15 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 में जाएगा। कितनी बार, 2 बार। फिर से हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 15 को 15, 25 को 25, 9 को 9 और यहाँ पे 1। अब हम करेंगे इसे 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा हमारे पास, 15 5 बार जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 9 में 3 बार जाएगा और 1। फिर से हम 3 का भाग देंगे, फिर से हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 5 का 5, 25 का 25, 3 का 1 और यहाँ पे 1। अब हम इस
किसका भाग देंगे, इसमें 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 और 1, इसी प्रकार अब 1 5 का और दे लेते हैं। तो सभी के नीचे क्या आ गया, 1 1 1। तो साथियों इन्हीं का ही गुणन कर, इन्हीं फैक्टरों का गुणन करनी हमारे पास क्या है, एलसीएम है। ऊपर से लेते हैं 2 इंटू 2 अर्थात 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ये हमारा क्या है, एक एलसीएम है। अब हम इसका आगे क्या करेंगे, आगे इसको मल्टीपल करके देखते हैं। 2 की पावर 2 अर्थात 4, 3 की पावर 9 और 5 की पावर 2 का मतलब 5 की पावर 2 का मतलब 25। 9 को 4 से करेंगे तो 36, 36 इंटू 25 है। फिर से हम गुणा करके देखते हैं दो संख्याओं का गुणा एक ही लाइन में। पहले को पहले से गुणा करेंगे, 30, 30 का 0 लेंगे, 3 पावर लग गई। अब 5 को 3 से करेंगे 15, 15 में 7 में क्या जोड़ेंगे 12, 2 इंटू 6 12, 15 और 12, 15 और 12 25 और 2 27, 27 और 3 27 और 30 30, 30 का 0 हाथ की 3 पावर वापस 3 में। अब 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6 3 9 अर्थात साथियों इसका हमारे पास आंसर है 9। अर्थात 90 9 ये 900 है। 900 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15, 25, 9 और 4 से क्या होती है, पूर्णतः भाज्य होती है। अर्थात 900 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15, 25, 4, 9 और 4 से विभाजित होती है। बड़ी तो संख्या ही है, जैसे 1800 है, 1800 में इस संख्याओं का भाग जाता है। इसके अलावा बात करें तो 2700 है। अर्थात इसके गुणन की जो संख्याएं होगी सभी बड़ी संख्याएं, उन सभी संख्याओं में तो भाग जाएगा, लेकिन 900 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिन संख्याओं में इन सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग जाता हो। तो साथियों हमने देखा था एलसीएम ज्ञात करना। हमने एलसीएम ज्ञात किया था भाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। अब साथियों हम देखते हैं कि यदि दशमलव में कुछ संख्याएं दे रखी है तो उनका हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। इसके अलावा हम देखेंगे, दशमलव के अलावा हम देखेंगे कि जो भिन्न के रूप में संख्याएं हैं उनको हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। साथियों इस दो तरीकों अर्थात दशमलव अर्थात भिन्न वालों को देखने से पहले हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साथियों हमारे पास एक क्वेश्चन है जो एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है कि तीन घंटियां जो 12, 15 और 6 मिनट बाद बजती है तो यदि ये सभी घंटियां एक साथ बजाई जाती है तो ये दोबारा कितने समय बाद 7 में बजेगी, 7 में बजेगी। साथियों हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि 3 घंटियां हैं साथियों, एक 12 मिनट और एक 15 मिनट और एक 6 मिनट बाद बजती है और तीनों घंटियों को एक साथ बजाया गया है। तो अब वह दोबारा एक साथ कितने मिनट बाद बजेगी। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे 3 घंटियां हो गई या एक वृत्ताकार कोई मैदान हो गया जिसमें कुछ धावकों की वो दे दी, धावकों की चाल दे दी कि वो एक चाल 10 मिनट है, मिनट प्रति सेकंड है, 15 मिनट प्रति सेकंड है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। अर्थात एक निश्चित समय या अंतराल के बाद जो आवर्ती होती है उनको दोहराने के साथ, अर्थात वो एक निश्चित टाइम बाद वापस 7
कब मिलेगी। जैसे दावर के क्वेश्चन में दे दिया जाता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक सर्किल है, उसमें 3 दावक जिनकी चाल है 15, 12, 15 और 6 है, वो एक साथ स्टार्ट करते हैं तो वापस शुरुआत में कितने समय बाद वो मिलेंगे, और उस सर्किल का जो हमें परिधि है वो हमें दे दी जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, एलसीएम के माध्यम से करते हैं। तो साथियों इसमें 3 घंटियां दे रखी है जो 12, 15 और 6 मिनट बाद बजती है। सभी को एक बार एक साथ बजाया जाता है। हमें पूछा है अगली बार वो साथ कब बजेगी। तो साथियों अगली बार एक साथ बजेगी, वो क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिस संख्या में इन सभी संख्याओं का पूर्णतः भाग जाता हो, अर्थात इसका एलसीएम ही इसका आंसर होगा। तो हम बात करते हैं 12 की एलसीएम। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के रूप में। इसी प्रकार 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब बड़ी पावर हमें लेनी है, अर्थात 2 की पावर हम 2 लेंगे, इसी प्रकार 3 की पावर हम 1 लेंगे और 5 की पावर हम 1 लेंगे। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 अर्थात 12 इंटू 5 बराबर 60, अर्थात वो साथियों 60 मिनट बाद वो घंटियां एक बार फिर साथ में बजेगी। अर्थात जो 3 घंटियां हैं जो 12, 15 और 6 मिनट के अंतराल पर बजती है, उन्हें एक बार एक साथ बजाया गया है, तो अगली बार 60 मिनट बाद साथ में फिर से बजेगी। तो साथियों ये क्वेश्चन समझ आया आपको? यदि क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस से पीछे करके देख लें। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की। हम देखते हैं कि जो पॉइंट अर्थात जो दशमलव में जो संख्याएं होती है उनका हम एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथियों हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्ती दशमलव वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। तो साथियों दशमलव की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2-3 चरणों में हम बात करेंगे। हम पहले देखेंगे जो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को समान बनाएंगे। जैसे दशमलव के बाद 1, 2, 3 कुछ संख्याएं दे रखी है अलग अलग संख्याओं में, उन सभी को पहले क्या करेंगे, हम सभी को समान बनाएंगे। जैसे सभी को 3-3 बना लिया, सभी को 2 जो मैक्सिमम संख्या होगी उसके बराबर सभी को बना लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2.01 संख्या है, इसके अलावा है 3.147। साथ ही छोटी संख्या ले लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। 7 एक अविभाज्य संख्या है, तो अविभाज्य संख्याओं का कैलकुलेशन देखें तो वो अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार हम 21 ये भी भाज्य संख्या ले लेते हैं। अविभाज्य संख्याओं से उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, तो हम पहले वो छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं जो पूर्णतः भाज्य हो, जिनका फैक्टर करना भी थोड़ा इजी हो, तो वो संख्या हम पहले ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 3.6 एक संख्या है, इसके अलावा 0.40 है, इसके अलावा हमने एक संख्या और ले ली 1.008। तो साथियों 3 हमारे पास संख्याएं हैं जो दशमलव की संख्याएं हैं। इस संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 3 संख्याएं दे रखी है 3.6, 0.40 और इसके साथ 1.008। तो हमें क्या करना है, पहले जो संख्याएं दे रखी है उनमें दशमलव के बाद सभी में समान संख्याएं बनाएंगे। तो इसमें 3 संख्याएं है, इसमें भी हम 3 बनाएंगे और इसमें भी हम 3 बनाएंगे। जैसे 3.600 अर्थात इसके आगे 2 जीरो और लगा लिया।
दशमलव के बाद हमने क्या कर लिया, 3 संख्या बना ली। इसी प्रकार इसमें भी दशमलव के बाद में हमें 3 संख्या बना लेंगे, और इसमें ऑलरेडी दशमलव के बाद 3 संख्या है। तो पहला हमारा काम होगा दशमलव के बाद समान संख्याएं बनाना, दशमलव के बाद समान संख्याएं बनाना। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को एक बार भूल जाएंगे कि दशमलव था ही नहीं, अर्थात यहाँ पे ये संख्या है, यहाँ पे 400 है, इसी प्रकार यहाँ पे ये संख्या है, ये संख्या है। इस संख्या का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इस संख्या का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और उस एलसीएम के फिर वापस से 3 संख्या पर हम पॉइंट लगा देंगे, वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात एलसीएम होगा। तो साथियों अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम भाग विधि का भी यूज कर सकते हैं और अविभाज्य गुणनखंड विधि का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें डायरेक्ट फैक्टर कुछ दिख रहा है या कुछ बड़ी संख्या दिख रही है, उसके माध्यम से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो साथियों हम इस क्वेश्चन को करेंगे भाग विधि से करके देख लेते हैं। तो साथियों भाग विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या का भी भाग दे सकते हैं, छोटी संख्या का भी भाग देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो वो बड़ी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें इसका पूर्णतः भाग जाता हो। प्रकार हम क्या करते हैं, भाग टूट के 0 लगाते हैं। अब वापस हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम इसमें फिर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 900 बार जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 500, 504, 504 का होगा 252, 252। अब फिर हम इसमें किसका भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 450, इसी प्रकार यहाँ पे 50 आएगा। अब इसमें जाएगा 1 बार, 2 बार और 6 बार, 126 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है तो हम फिर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 बार, 2 बार और 5 बार, यहाँ पे जाएगा 25 बार, यहाँ पे जाएगा 6 और 3 63 बार है। अब क्या फिर 2 का भाग इसमें जा रहा है साथियों, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या 3 का इसमें भाग जा रहा है साथियों। 3 का भाग में भाज्यता के रूल में हमने देखा था, यदि संख्याओं का योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इनका योग कितना है, 9 है, 9 में 3 का जाता है। इसमें क्या 3 का जा रहा है साथियों, 5 2 7, 7 2 9, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें 3 का नहीं जाएगा। अब पहले हम 3 का भाग दे लेते हैं। तो इसमें 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 और 5 बार, इसमें 3 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 2 और 1 21 बार। अब क्या 3 का भाग जाता है साथियों, इसमें 3 का भाग जा रहा है। इसके अलावा इसकी बात करते हैं तो इसमें 12 है, इनका योग 12 हो रहा है, 5 + 7 12 होते हैं, अर्थात 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। फिर से हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने पर हमें यहाँ पे 2 बार, 5 बार, 25 बार चला गया, ये 25 है और इसमें 7 बार चला गया। अब 5 का भाग जाएगा। अब साथियों 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 4 का भाग दे सकते थे, यहाँ पे एक साथ भी हम 4 का भाग दे सकते थे। साथियों इसमें हम एक साथ 8 का भी भाग देखकर भी देख सकते थे। यदि अंत में सभी तीनों संख्याओं में 8 का भाग एक साथ भी देखकर हम इस 3 संख्याओं से बच सकते थे। 3 बार भाग देने से हम बच सकते थे 8 का एक साथ इसमें भाग देकर। इसके अलावा देखें तो हम इसमें 9 का भाग देकर भी 2 बार भाग देने से बच सकते थे, अर्थात कुछ बड़ी संख्याओं का भी भाग देकर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम इसमें 5 का भाग देंगे। 5 का इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो 7। फिर से हम 5 का देंगे तो यहाँ पे आएगा 1 1 और 7। अब 7 का देंगे तो सभी स्थानों पे क्या आ जाएगा, 1 1 और 1। अब साथियों हमने देखा है कि ये जो संख्या है वो संख्या क्या है, इसकी एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी है, 1 2, 3 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। 3 की पावर कितनी है, 2। इसी प्रकार 5 की पावर कितनी है, 2, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर कितनी है हमारे पास, 1, 7 की पावर 1। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 2 दूनी 4, 8 और 16 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। इसी प्रकार 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। अब हम क्या करेंगे, 16 को 9 से मल्टीपल करेंगे, 7 को 25 से मल्टीपल
करेंगे। 16 को 9 से मल्टीपल करने पर 9 का 9 6 64, 64 का 4, हाथ लगी 5, 5 9 एकम 9, 9 और 5 14, अर्थात 144। इसी प्रकार बात करेंगे 7 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो 7 5 35, हाथ की 3 और 7 दूनी 14, 14 3 7 दूनी 14, 14 3 17। अब साथियों हमारे पास दो संख्या है जो 3 अंक की संख्या है, उनको हम ज्ञात करना सीखेंगे। 3 अंक की संख्याओं का हम एक ही लाइन में मल्टीपल करना भी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। अर्थात 3 अंक की संख्याओं का गुणा करना, वो भी एक ही लाइन में आंसर निकालना। वही तरीका है जो हमने 2 अंक की संख्याओं का देखा था। हम देखेंगे 3 अंक की संख्याओं का गुणा करना एक ही लाइन में। हम पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक, पहले अंक को पहले से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 चौक 20, 20 का हम 0 उतार लिया और हाथ 2 लग गई। अब 5 वाले को अगले वाले से गुणा करेंगे। 5 को 4 से करने पर 20। इसी प्रकार इस 7 को पहले वाले से गुणा करेंगे तो 7 4 28, 20 और 28 कितने हो गए, 40 और 8, 40 और 8 48, 48 और 2 50, 50 का हमने 0 उतार लिया और हाथ 5 लगा दी। अब इसी प्रकार 5 को अगले वाली संख्या से मल्टीपल करेंगे। 5 इंटू 1 5 और 7 को इससे आगे वाली संख्या से 4 से मल्टीपल करेंगे तो 7 4 28, 28 और 5 28 और 5 33, 33 और 5 33 और 5 38, 38 का हमने 8 ले लिया और 3 हाथ की फिर से लगा दी। अब देखो 5 से तीनों संख्याओं को हमने मल्टीपल कर दिया है। 7 को 2 संख्या से मल्टीपल कर दिया है और एक संख्या से और करते हैं। एक सौ 44, 35 7 35 और 3 7 17 और 3 17। तो साथियों अब हम देखेंगे 3 अंकीय संख्याओं का गुणा करना, वो एक ही लाइन में। 3 अंकीय संख्याओं का गुणा करना वो भी एक ही लाइन में। तो जैसे हमने देखा था 2 अंकीय संख्याओं का, उसी प्रकार 3 अंकीय संख्याओं का हम गुणा करना देखेंगे, वो भी एक लाइन में। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले अंक को पहले वाले अंक से गुणा करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा करने पर 20, 20 का हमने यहाँ पे 0 ले लिया और हाथ की हमने यहाँ पे 2 लगा दी। अब उससे आगे वाला 5 को उससे आगे वाले से गुणा करेंगे। 5 को आगे वाले से गुणा करेंगे, 5 इंटू 4 20। इसी प्रकार इस 7 को पहले वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 इंटू 4 28। तो साथियों 20 प्लस 28 प्लस 2, 20 और 28 48, 48 प्लस 2 50, 50 का हमने कितना ले लिया, 0 और हाथ कितने लगा दी, 5 लगा दी। अब साथियों इस 5 का अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे। 5 का 1 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 1 5। और इसी प्रकार 7 का अगली वाली संख्या 4 से गुणा करेंगे तो 7 इंटू 4 28। और इसी के साथ इस पहले वाली संख्या अर्थात जो सैकड़ा की संख्या है उसको इस पहली वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसे भी हम साथ में जोड़ेंगे। तो 5 को 1 से 5, 5 प्लस 28, 5 और 28 कितने होते हैं, 5 और 28 33। 33 में क्या जोड़ना है, 33 प्लस 4, 33 प्लस 4 37, 37 में हमें 5 जोड़ना है 42, 42 का हम 2 लेंगे और हाथ कितने लगाएंगे,
4 लगाएंगे। अब साथियों 5 से तीनों संख्याओं को हमने गुणा कर दिया है, 7 को हमने 2 संख्या से गुणा कर दिया है। अब 7 को इससे अगली वाली संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 इंटू 1 7, और इसी के साथ इस 1 को इस 4 से गुणा करेंगे। तो 4, 7 और 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 का हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, और हाथ की फिर कितने लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब हमने 5 से कर दिया, 7 से कर दिया, और 1 को 2 से कर दिया, और 1 से अंत वाले से और कर देते हैं। तो 1 को इससे मल्टीपल करेंगे एक बार, और 1 में हाथ कितने जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 1 और 2। तो साथियों ये हमारा 3 अंकीय संख्याओं का गुणा जो हमने एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल दिया है, और यही हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ये साथियों इन संख्याओं का एलसीएम नहीं है, ये है इन संख्याओं का एलसीएम, अर्थात पॉइंट हटाने के बाद जो संख्या आई थी इन संख्याओं का एलसीएम है। अब इस एलसीएम का हम यूज करके इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो साथियों हमने क्या किया था, 3 अंकीय संख्या बनाई थी, पॉइंट के बाद हमने 3 अंकीय संख्या बनाई थी। तो यहाँ पे 3 अंक, अंत से 3 अंक गिन के हम पॉइंट लगा देंगे, अर्थात इसका एलसीएम होगा 25.2। ये इसका एलसीएम है, अर्थात 3.6, 0.40 और 0.1.008 का एलसीएम होगा 25.2। ये हमारा आंसर है, अर्थात हमने दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा है। साथियों दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले सभी संख्याओं के अंत में अर्थात पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद समान संख्याएं बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस सभी में 3 3 बना ली 0 लगा के। अब बाद में हम 0 को हटाते हैं और जो संख्याएं आती है उनका हम एलसीएम निकालते हैं, और उस एलसीएम के बाद वापस पॉइंट लगाते हैं। जितनी संख्याओं पे हमने समान संख्याओं पे जो 0 बनाए थे, जो पॉइंट बनाया था, पॉइंट के बाद जो समान संख्याओं बनाई थी उतनी संख्याओं पर हम वापस पॉइंट लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्याएं लगाई थी, तो यहाँ पे 3 संख्याओं के बाद हम अंत से 3 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 25.2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हमने दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना सीखा है। अब साथियों हम देखेंगे भिन्न की संख्याओं का एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम देखेंगे भिन्न की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। तो साथियों भिन्न की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भिन्न में एक तो अंश होता है और दूसरा हर होता है। साथियों भिन्न की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम अंश को अलग से हल करेंगे और हर को अलग से हल करेंगे, और उन दोनों का एलसीएम बाद में निकालेंगे। हम देखेंगे भिन्न की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। भिन्न की संख्याओं या भिन्नों का एलसीएम ज्ञात, भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। साथियों भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो लेते हैं एलसीएम, और नीचे हम लेते हैं एचसीएफ। अर्थात ऊपर तो हम लेंगे लघुत्तम समापवर्ती और नीचे क्या लेंगे, महत्तम समापवर्ती। भिन्नों का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का तो एलसीएम लेंगे लघुत्तम समापवर्ती, और हर का क्या लेंगे, महत्तम समापवर्ती। साथियों महत्तम समापवर्ती में इसके आगे बात करने वाले महत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका उन तमाम संख्याओं में भाग जाता हो। साथियों महत्तम समापवर्ती का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्या का उन सभी संख्याओं में भाग जाता हो। महत्तम समापवर्ती हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिस संख्या का उन सभी संख्याओं में भाग चला जाता हो। हम बात करते हैं साथियों एक एग्जाम्पल लेकर। हम एग्जाम्पल लेंगे जैसे 2/4, 3/9। इसी प्रकार हम लेते हैं 2/4, 3/9 और एक ले लेते हैं हम 7/5। तो साथियों ये हमारे पास कुछ भिन्न है, उनका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम ऊपर तो क्या लेंगे एलसीएम और नीचे क्या लेंगे एचसीएफ।
एचसीएफ साथियों हम आगे ज्ञात करना सीखेंगे। पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ऊपर वालों का हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेना है तो ये एक फैक्टर के रूप में ही है सभी संख्याएं, तो हमें इसकी क्या करनी है, मैक्सिमम घात लेनी है, अर्थात 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। साथियों एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में छोटी से छोटी घात ली जाती है, अर्थात ऐसी घात की संख्या ली जाती है जो तीनों में कॉमन हो, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो। यदि सभी संख्याओं में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अर्थात एचसीएफ में वो संख्या ली जाती है, वो घात की संख्या ली जाती है जो सभी संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। तो साथियों इसमें कोई संख्या या घात कॉमन है, इन सभी संख्याओं में कोई कॉमन नहीं है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 को लिख सकते 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। अर्थात इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी घात नहीं है, कोई भी एक अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 है, और इसका आंसर होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6, 6 इंटू 7 42/1। इसका हमारा इस भिन्नु का क्या होगा, ये एचसीएफ होगा। अर्थात भिन्नु के एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर तो एलसीएम लेना होता है और नीचे एचसीएफ लेना होता है। भिन्नु का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए हम अंश की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती लेते हैं और हर की संख्याओं का महत्तम समापवर्ती लेते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ जैसे पावर की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। माइनस में जो संख्याएं होती है, पावर माइनस की पावर होते हैं, उनकी हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। एक एग्जांपल लेते हैं साथियों, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2 की पावर 4, इसी प्रकार है 3 का पावर 4, इसी प्रकार है 5 का पावर 4। तो साथियों इन संख्याओं का अभी तो हमने देखा था लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। इस संख्या का तो लघुत्तम समापवर्ती हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी संख्याओं को क्या ले लेंगे, इन सभी संख्याओं को गुणा करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन के तो अभी हमने देखा था लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात किया था इसी प्रकार के क्वेश्चन को, क्योंकि हमने एक अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर के रूप में तोड़ा था उन संख्याओं को और बाद में पावर में बदला था और मैक्सिमम पावर लेके उनका ही हम एलसीएम निकाला था। तो साथियों इसका एलसीएम तो डायरेक्ट 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इसका एलसीएम तो हमने देखा था, तो इसका तो हम एलसीएम इजी वे में हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं उन संख्याओं की जिनका बेस समान हो, जिनका बेस समान हो, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, इनका हमें एलसीएम पूछ लिया जाता है, एलसीएम पूछ लिया जाता है। तो साथियों इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम वो बड़ी से बड़ी पावर की संख्या होगी, वही इसका एलसीएम होगा। अर्थात इस प्रकार जिसमें बेस समान होता हो उसमें जो बड़ी से बड़ी पावर होती है वो उसका ही क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम होता है। तो 2 की पावर 8 सबसे बड़ी घात 8 सबसे बड़ी है, अर्थात इसका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, 2 की पावर 8 है। अब हम बात करते हैं माइनस की संख्याओं को। यदि इसकी पावर माइनस में होती, जैसे 2 की पावर -2, 2 की पावर -7 और 2 की पावर -8, इसका एलसीएम ज्ञात करो। तो साथियों माइनस में अब देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो साथियों इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, साथियों इनमें सबसे बड़ी संख्या है, यदि पावर माइनस में है तो उसकी सबसे बड़ी संख्या वो होगी, माइनस में सबसे छोटी संख्या हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है वो अपने आप में उतनी ही बड़ी होती है। जैसे साथियों हमने संख्या रेखा हमने देखी होगी, संख्या रेखा में बीच में 0 होता है और एक साइड में प्लस क्या होता है और दूसरी साइड में माइनस का होता है। इसमें होता है 1, 2, 3, इसी प्रकार ये इन्फिनेटिव तक चलती है। इसी प्रकार -1, -2, -3 और इन्फिनेटिव। तो साथियों आप देख रहे हो कि -3 और -1 की है, यदि हम तुलना करें -3 और -1 है तो साथियों इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बड़ी संख्या 1 है, क्योंकि 0 के जितनी नजदीक होगी वो संख्या माइनस की उतनी ही बड़ी होगी और प्लस की संख्या जो जितनी 0 से दूर होगी वो संख्या उतनी ही अपने आप में बड़ी होगी। अर्थात ये क्रम छोटी से बड़ी की ओर ये संख्याओं का क्रम है। अर्थात माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो संख्या अपने आप में उतनी ही हमेशा बड़ी होती है। अब बात करते हैं इन संख्याओं की।
तो साथियों इस संख्या का एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा 2 की पावर -2, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा साथियों इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख कर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 2 की पावर 2 इसको ऐसे बदल देते हैं, और इसी प्रकार 2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 8। तो साथियों ये हमारे पास क्या हो गया, भिन्न के रूप में, अर्थात हमने इसको प्लस के रूप में बदल दिया। अब भिन्न का हम क्या करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वालों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एक इसका एलसीएम तो 1 आएगा। नीचे वालों का क्या लेंगे, हम एचसीएफ लेंगे। भिन्नों का अभी हमने देखा था कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर तो हमने क्या लिया था, लघुत्तम समापवर्ती, और नीचे क्या लिया था, महत्तम समापवर्ती। अब महत्तम समापवर्ती में क्या होता है, वो लेनी है, वो घात लेनी है जो सभी में कॉमन हो। तो साथियों इसमें भी 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, और इसमें भी 2 की पावर 2 घात है। 2 की पावर 7 घात इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, अर्थात साथियों 2 की पावर 2 ही तीनों में कॉमन है। तो नीचे क्या लेंगे, 2 की पावर 2, जो इसका क्या है, एचसीएफ है, अर्थात महत्तम समापवर्ती है, क्योंकि नीचे भिन्न में नीचे क्या लेते हैं, हम महत्तम समापवर्ती, और ऊपर लेते हैं लघुत्तम समापवर्ती, और इसको वापस ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -2। ये हमने डायरेक्ट निकाला था 2 की पावर 2। जो यदि पावर माइनस में हो तो सबसे छोटी संख्या, जो संख्या सबसे छोटी है माइनस में, वो अपने आप में सबसे बड़ी होगी, और वही उसका लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो साथियों आज के लेक्चर में हमने देखा था लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने में हमने देखा था अविभाज्य गुणनखंड विधि से देखा था, इसके अलावा भाग विधि से देखा था, इसके अलावा हमने 1-2 क्वेश्चन की भी बात की थी, इसके अलावा हमने दशमलव संख्याओं का भी लघुत्तम समापवर्ती देखा था। भाग जो भिन्न के रूप में होते हैं उनका भी हमने लघुत्तम समापवर्ती देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कुछ पावर की संख्याओं का भी लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। साथियों आगे के वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे। आगे के वीडियो में हम पहले देखेंगे महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना, और फिर उन लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की भी हम बात करने वाले हैं। तो साथियों अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार साथियों।